गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं वेदिका त्रिपाठी। आज से हम लोग क्लास 12th का भी सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी क्लास 12th चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर को भी हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं लॉन्ग, अगर किसी भी 12th के चैप्टर को हम लोग देखें तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कुछ कॉमनलिटीज़ हैं किसके किसके बीच में। कुछ कॉमनलिटीज़ हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ है, चाहे कॉमनलिटीज़ कह लो चाहे सिमिलरिटीज़ कह लो। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं किसके किसके बीच में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, और कुछ डिफरेंसेज हैं, कुछ सिमिलर, चाहे कॉमनलिटीज़ कह लो चाहे सिमिलरिटीज़ कह लो, तो दोनों चीज़ सेम है। तो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ जो है डिफरेंसेज हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जो कि दोनों के डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस हैं। दोनों के डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेज हैं, उन्हें हमें बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन का आंसर बनेगा हम लोगों का। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं है, सारी चीज़ें बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन लिखना कैसे है। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर टू साउथ एशियन कंट्रीज। कौन नहीं जानता कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों साउथ एशियन कंट्रीज हैं, सभी जानते हैं। दैट यू हैव फेस्ड मेनी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इन दोनों कंट्रीज ने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मतलब कि ढेर सारे पॉलिटिकल स्ट्रगल्स देखे इंडिपेंडेंस के बाद भी। दियर जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी सोज बोथ सिमिलरिटीज एंड क्लियर डिफरेंसेस। अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में हमने अभी तक कुछ भी नई चीज़ नहीं डाला, सारी की सारी चीज़ आपको पता है कि दोनों एशियन कंट्रीज़ हैं और इंडिपेंडेंस के बाद दोनों ने ढेर सारे पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को देखे हैं और इनकी जो जर्नी है डेमोक्रेसी की वो शो करती है कुछ सिमिलरिटीज़ को और कुछ डिफरेंसेस को। तो हमने थोड़ी सी चीज़ में अपना इंट्रोडक्शन देख लिया, क्या कॉमनलिटीज़ हैं क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो आइए हम सिमिलरिटीज़ या कॉमनलिटीज़ जो भी हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर देखा जाए जो कॉमनलिटीज़ हैं यानी जो सिमिलरिटीज़ हैं दो हमको बतानी है। तो फ्रीक्वेंट मिलिट्री इंटरवेंशंस, अगर देखा जाए तो मिलिट्री का इंटरवेंशन का मतलब बच्चों हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस या हस्तक्षेप कह लीजिए। तो मिलिट्री का इंटरफियरेंस डेमोक्रेसी में बांग्लादेश में भी देखा गया और पाकिस्तान में भी देखा गया। तो बोथ कंट्रीज फेस्ड रिपीटेड मिलिट्री इंटरफियरेंस इन पॉलिटिक्स। तो हमने एक लाइन में सबसे पहली चीज़ बताया कि मिलिट्री इंटरवेंशंस यानी मिलिट्री का हस्तक्षेप इन डेमोक्रेसी, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। बोथ कंट्रीज फेस्ड रिपीटेड मिलिट्री इंटरफियरेंस इन पॉलिटिक्स में दोनों कंट्रीज में मिलिट्री का इंटरफियरेंस देखा जा सकता है। पाकिस्तान में डायरेक्टली रूल एट डिफरेंट टाइम, डायरेक्ट मिलिट्री ने पूरा का पूरा शासन अयूब खान के नेतृत्व में, याहिया खान के नेतृत्व में, जियाउल हक के नेतृत्व में और परवेज मुशर्रफ की लीडरशिप में बार बार आपको देखने को मिला है कि की पूरी कंट्री का शासन किसने ले लिया, मिलिट्री ने अपने हाथ पे ले लिया। अब बांग्लादेश में अगर देखें कि आफ्टर द असैसिनेशन मीन्स बच्चों राजनीतिक हत्या, शेख मुजीबुर रहमान
जब 1975 में मारे गए तो मिलिट्री लीडर्स लाइक जियाउर रहमान एंड HM इरशाद केम टू पावर। ये जो मिलिट्री लीडर्स थे जियाउर रहमान और HM इरशाद ने सारी की सारी पावर अपने हाथों में ले लिया। जो मुजीबुर रहमान थे ये डेमोक्रेसी चाहते थे, यानी डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। और देखा जाए तो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में इनका बहुत बड़ा रोल है। मगर सोचिए, जिसने कंट्री के लिए सबसे अहम काम किया उसी को ही मार दिया गया और सारी की सारी पावर किसने ले लिया? मिलिट्री लीडर्स ने ले लिया। तो क्या देखने को मिला? एक सिमिलरिटी कि इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स में मिलिट्री का देखा गया। मिलिट्री का इंटरफेरेंस पाकिस्तान में इन लोगों के अंडरशिप में लीडरशिप में देखा गया और बांग्लादेश में इन दोनों लोगों की लीडरशिप में देखा गया। अपने मन से क्वेश्चन पूछ के पढ़ो कि पाकिस्तान में किसके किसके लीडरशिप में देखा गया और बांग्लादेश में किसके किसके लीडरशिप में देखा गया। पब्लिक मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, बार बार जनता मूवमेंट करती है, आंदोलन करती है, किसके लिए? डेमोक्रेसी में। पाकिस्तान में भी ये आंदोलन होते हैं और वहाँ बांग्लादेश में भी ये आंदोलन देखने को मिले। इसलिए ये क्या कहा जा सकता है? दोनों के बीच में सिमिलरिटीज कही जा सकती हैं, बिल्कुल कही जाती हैं। क्या सिमिलरिटीज हैं? पहला हमने मिलिट्री इंटरवेंशन देखा और सेकेंड पब्लिक मूवमेंट्स, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। पीपुल इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के लोग हैव एक्टिवली प्रोटेस्टेड, एकदम एक्टिव होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया अगेंस्ट मिलिट्री रूल, मिलिट्री के रूल, मिलिट्री रूल के खिलाफ बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों जगह आंदोलन हुए। अगर पाकिस्तान में देखें बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ 1980 के दशक में। क्या डिमांड की जा रही थी? एंड टू आर्मी रूल, आर्मी रूल को ख़त्म कर दिया जाए। अगर बांग्लादेश में देखें तो वहाँ भी बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट हुआ। फेड मिलिट्री रूल्स लाइक इरशाद टू स्टेप डाउन एंड अलाउड मल्टी पार्टी इलेक्शन टू हैपन। और इरशाद ने स्टेप डाउन कर लिया, अपना पैर पीछे खींच लिया, यानी अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहा कि ठीक है मल्टी पार्टी इलेक्शन चला जाए, यानी ढेर सारी पार्टियों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और डेमोक्रेसी बहाल की गई। अगर हम लोग सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दो सिमिलरिटीज़ बच्चों हम लोगों ने देखी। वो टू सिमिलरिटीज़ क्या क्या थी? मिलिट्री इंटरवेंशन, क्या थी सिमिलरिटी? मिलिट्री इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन। और सेकंड क्या था? सेकंड था आपका पब्लिक मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब डिफरेंस की अगर बात आई तो हम लोग क्या डिफरेंस देखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। देखो दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल विजन में थोड़ा सा डिफरेंस था। आफ्टर 1971 बांग्लादेश एडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म। जब 1971 में बांग्लादेश ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया वो किस पर बेस्ड था? सेक्युलरिज्म पर, डेमोक्रेसी पर और सोशलिज्म पर। मगर पाकिस्तान हैज स्ट्रगल विथ बैलेंसिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। इसने क्लियर विजन था कि हमें सोशलिज्म अपनाना है, डेमोक्रेसी अपनाना है, सेक्युलरिज्म अपनाना है। मगर यहाँ हमेशा शुरुआत से ही स्ट्रगल होता रहा बैलेंस करने में। न तो रिलीजन को ये बैलेंस सही से कर पाया, न पॉलिटिक्स से सही कर पाया और मिलिट्री से भी सही बैलेंस नहीं कर पाया। और रिलीजियस ग्रुप्स हैड मोर इन्फ्लुएंस, और यहाँ पर हमेशा रिलीजियस ग्रुप का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा देखा गया। यानी जो मेजॉरिटी किसकी थी? मुस्लिमों की थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव देखा गया? मुस्लिम मेजॉरिटी का प्रभाव देखा गया। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से नहीं बन पाया कि वो अपने यहाँ की पावर को बैलेंस कर पाए। या सीधे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को फॉलो किया गया,
डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया और सोशलिज्म को, और सिस्टमेटिक वो चला भी कुछ दिनों तक, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। शुरुआत से ही स्ट्रगल देखा गया, कोई बैलेंस रिलीजन को, ना तो रिलीजन का कोई बैलेंस था, ना पॉलिटिक्स का कोई बैलेंस था, और ना ही डेमोक्रेसी का कोई बैलेंस था। यहाँ पर मिलिट्री का हमेशा इंटरवेंशन रहा और रिलीजियस ग्रुप्स हमेशा क्या रहे, इन्फ्लुएंस में रहे। कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक रोल सिंस 1991 बांग्लादेश हैज एंजॉयड मोस्टली रेगुलर इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कब तक? 1991 तक बांग्लादेश में एकदम सही से सिस्टमेटिक सारी चीज़ें चलती रही। जो चीज़ें थोड़ा थोड़ा खराब हुई वो कहाँ? 1991 के बाद खराब होती हैं। बट इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी हैज़ बीन इंटरप्टेड मैनी टाइम्स बाय मिलिट्री कोप्स विथ फुल डेमोक्रेसी रिटर्निंग इन ओनली 2008। कह रहा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हैज़ बीन इंटरप्टेड मैनी टाइम्स, कई बार डेमोक्रेसी बहुत प्रभावित हुई बाय मिलिट्री कॉप्स, जिसको किसने प्रभावित किया? मिलिट्री कॉप्स ने। और फुल ऑफ डेमोक्रेसी रिटर्निंग, अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी की रिटर्निंग 2008 में पाकिस्तान में देखी गई, मगर यहाँ कब से? 1991 से एकदम बहुत अच्छे से देखा गया। अगर देखा जाए तो 2008 से या 1991 से डेमोक्रेसी देखी भले गई, मगर जिस तरीके से सिस्टमेटिक चलना चाहिए, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन सही से चला और ना ही गवर्नमेंट सही से चली। तो इसका हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला है? 10 While both countries faced military control and public struggle for democracy, दो की दोनों कंट्रीज ने क्या फेस किया? मिलिट्री कंट्रोल और पब्लिक स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए देखा। बांग्लादेश मूव मोर स्टीडली टूवर्ड डेमोक्रेटिक स्टीडली कंपेयर टू पाकिस्तान, और बांग्लादेश बहुत धीरे धीरे आराम से डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी की ओर पहुंच गया पाकिस्तान की अपेक्षा। यानी पाकिस्तान डेमोक्रेसी के उस लेवल को टच नहीं कर पा रहा है जिस लेवल को बांग्लादेश ने टच कर लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। आशा है, आई होप कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड किए होंगे। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज एनी 3 मेजर हैपनिंग्स इन बांग्लादेश दैट शो पीपल सपोर्ट टू डेमोक्रेसी। कह रहा है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हैपनिंग्स, कुछ ऐसी अकरेंस बताइए, कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जो ये सिद्ध करता है कि लोग, बांग्लादेश के लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि बांग्लादेश के लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी। क्या? द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है वो ये शो करती है कि सेवरल इम्पोर्टेंट मूवमेंट, ढेर सारे महत्वपूर्ण जो मूवमेंट्स हुए, वेयर सिटीजन स्ट्रांगली सपोर्टेड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रिजेक्टेड अथॉरिटियन रूल। यहाँ अथॉरिटियन रूल का मतलब मिलिट्री रूल। जो गवर्नमेंट, जो लोग हैं वहाँ के, उन्होंने इस तरीके के मूवमेंट किए, इतना स्ट्रांगली सपोर्ट किया डेमोक्रेसी को कि अथॉरिटियन मूवमेंट का हमेशा उन लोगों ने क्या किया? विरोध किया। बांग्लादेश की हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो ढेर सारे इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं वेयर, जहाँ सिटीजन स्ट्रांगली सपोर्टेड डेमोक्रेटिक वैल्यू, सिटीजन्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट किया, एंड रिजेक्टेड अथॉरिटेरियन रूल, और उन्होंने मिलिट्री के रूल को क्या किया? रिजेक्ट किया। स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन 1947 से लेके 1971 तक इन लोगों ने स्ट्रगल किया। किसके अगेंस्ट? वेस्ट पाकिस्तान, यानी जो आज पाकिस्तान है, जब बांग्लादेश भी उसके साथ था तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? वेस्ट पाकिस्तान, और इसे क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान। बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन इन लैंग्वेज एंड कल्चर,
पीपुल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू एंड डिमांडेड रिकॉग्निशन ऑफ बंगाली। शेख मुजीबुर रहमान, अभी नाम आया था। लीड स्ट्रांग मूवमेंट्स डिमांडिंग ऑटोनॉमी, शोइंग द पीपुल्स डिजायर फॉर जस्टिस एंड इक्वल राइट्स। जब पाकिस्तान के दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान का मतलब जो आज है, ईस्ट पाकिस्तान का मतलब जो आज बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ हमेशा क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। किस बेसिस पर, लैंग्वेज की बेसिस पर और कल्चर की बेसिस पर। लैंग्वेज वहाँ पर कौन सी थोपी जा रही थी, कौन सी लैंग्वेज इम्पोज की जा रही थी, उर्दू लैंग्वेज इम्पोज की जा रही थी। इस उर्दू लैंग्वेज के इम्पोजिशन के खिलाफ और किसको वो रिकॉग्नाइज कराना चाहते थे, बंगाली। जो बांग्लादेशी थे उन लोग क्या चाहते थे कि हमारे ऊपर उर्दू को इम्पोज ना किया जाए और हमारी बंगाली को रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके अगेंस्ट में, इसके बिहाफ में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट में सबसे अहम भूमिका किसने दिखाई, शेख मुजीबुर रहमान ने। इस प्रोटेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किसने निभाई, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसने प्ले किया, शेख मुजीबुर रहमान ने, जिसे 1975 में मिलिट्रियों के षड्यंत्र से मार दिया गया। लीड स्ट्रांग मूवमेंट्स, अच्छा मूवमेंट का नेतृत्व किया। डिमांड किया ऑटोनॉमी की, भैया तुम लोग चला नहीं पाओगे, हमें ऑटोनॉमी दे दो, सेल्फ रूल दे दो। शोइंग द पीपुल्स डिजायर, और ये लोगों की इच्छा है, और हमें क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए और इक्वल राइट्स चाहिए। तो हमने पहला जो स्ट्रगल देखा वेस्ट पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का देखा, और बांग्लादेश के लोग क्या चाहते थे, बांग्लादेश के लोग ऑटोनॉमी चाहते थे। क्यों ऑटोनॉमी चाहते थे, क्योंकि न तो उनके साथ जस्टिस था, न उनके साथ इक्वल राइट था, और उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। ज़बरदस्ती उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा था उर्दू लैंग्वेज को। इस तरीके से उन लोगों ने क्या किया, मूवमेंट किया, आंदोलन किया, और फाइनली बांग्लादेश को आज़ाद करा लिया पाकिस्तान से। इसमें भारत ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, 1970 इलेक्शन, 1970 का जो इलेक्शन हुआ, एंड डिमांड फॉर फेयर गवर्नेंस। 1970 के इलेक्शन में डिमांड की गई फेयर गवर्नेंस की, यानी एक गवर्नेंस ऐसा हो जिसमें पूरी की पूरी पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इन 1970 इलेक्शन, 1970 के इलेक्शन में द आवामी लीग ऑन ऑलमोस्ट ऑल सीट इन पाकिस्तान, किसके लीडरशिप में, शेख मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में। वहन पाकिस्तानी रूलर्स रिफ्यूज टू हैंड ओवर पावर, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम हैंड ओवर नहीं करेंगे पावर, पीपुल स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड, लोगों ने इस बात का विरोध किया। दिस मूवमेंट अल्टीमेटली लीड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, और फाइनली बांग्लादेश आज़ाद हुआ, रिफ्लेक्टिंग द पीपुल्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। और ये जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, ये सारे मूवमेंट ये शो कर रहे हैं कि बांग्लादेश क्या चाहता था, डेमोक्रेसी चाहता था। मास मूवमेंट अगेंस्ट मिलिट्री रूल। आफ्टर ईयर्स ऑफ 1990 की अगर बात करें, आफ्टर ईयर ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर लाइक जनरल इरशाद, पीपुल केम टुगेदर इन ह्यूज प्रोटेस्ट। लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, ह्यूज प्रोटेस्ट मतलब बड़ा बवाल किया, किसके खिलाफ, जनरल इरशाद के खिलाफ, कि हमें मिलिट्री डिक्टेटर, वो मिलिट्री डिक्टेटर कौन, जनरल, इनके खिलाफ किया। द वाइड स्प्रेड मूवमेंट फोर्स्ड इरशाद टू रिजाइन। इतने लोग इकट्ठा होकर आ गए कि इरशाद मजबूर हो गया और उसे रिजाइन करना पड़ा। ये जो 3 के 3 मूवमेंट्स हुए, ये शो करते हैं कि
कि वहाँ के लोग क्या चाहते थे, बांग्लादेश के लोग क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे। कंक्लूजन अगर हम लोग देखें तो कंक्लूजन में these major events show that people of Bangladesh have repeatedly fought for democratic rights and fair election and freedom from military control. ये लगातार जो रिपीटेड बार बार मूवमेंट हुए वो ये शो करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए और फ्रीडम चाहिए मिलिट्री रूल के कंट्रोल से, यानी मिलिट्री कंट्रोल से। एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका एंड एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। इंट्रोडक्शन कह रहा श्रीलंका में जो एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी देखी गई या श्रीलंका में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए उसके क्या दो परिणाम निकले उसे बताइए। तो हमने थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन ऐड किया। क्या इंट्रोडक्शन? श्रीलंका फेस्ड अ लॉन्ग टाइम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, आपने 10th में पढ़ा है, मेनली बिटवीन। और ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच? सिन्हाला जो कि मेजॉरिटी में थे और तमिल जो माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच क्या देखा गया? कॉन्फ्लिक्ट्स देखा गया। माइनॉरिटी कौन थे? तमिल्स थे। मेजॉरिटी कौन थे? सिन्हाला थे। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ क्या देखने को मिला बच्चों? द सिन्हाला मेजॉरिटी बिलीव्ड श्रीलंका बिलोंग्ड मेनली टू सिन्हाला पीपुल। श्रीलंका के लोग क्या सोचते थे कि श्रीलंका बेसिकली किसकी है? सिन्हाला लोगों की है, तमिल्स की नहीं है। इसलिए उन्होंने अपोज्ड किया गिविंग इक्वल राइट्स टू तमिल्स। तमिल्स को इक्वल राइट उन्होंने देना नहीं चाहा। कहा जब श्रीलंका हमारा तो हमारा राइट ज़्यादा होना चाहिए, तुम्हारे राइट उस हमसे कम होने चाहिए। एंड रजिस्टेड, और इस बात का विरोध किया क्या? कि तमिल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, कि तमिल्स किसी भी तरीके से इंडिया में इंडियन तमिल्स इंडिया से तमिल यहाँ पर श्रीलंका में नहीं आने चाहिए। दिस डिस्क्रिमिनेशन लेड टू तमिल ग्रुप लिट्टे। इस भेदभाव के कारण, क्योंकि उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए गए, उनको क्लास 10th में ढेर सारी इसके बारे में डिस्कशंस हुई हैं हम लोगों की कि इनको इक्वल राइट्स नहीं दिया गया, इनको गवर्नमेंट जॉब में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ढेर सारी चीज़ें हैं। इन सब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक ग्रुप बना। कौन सा ग्रुप बना? लिट्टे। जो ये लिट्टे ग्रुप बना इसका फुल फॉर्म क्या? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम का मतलब राज्य, स्टेट। टू डिमांड अ सेपरेट स्टेट। इन्होंने सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड करने के लिए एक आर्मी बनाई जिसे हमने क्या नाम दिया? लिट्टे। तो बच्चों क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे? 2 कॉन्सिक्वेंसेज। टेंशन इन इंडिया श्रीलंका रिलेशन। ये जो टेंशन मतलब कि लिट्टे बना या इक्वल राइट्स नहीं दिया जा रहा था, श्रीलंका का जो विवाद चल रहा था, श्रीलंका में इंटरनल विवाद, उससे थोड़ा सा टेंशन देखने को मिली। कहाँ? इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन गड़बड़ हुआ। क्यों गड़बड़ हुआ? इंडिया ट्राइड टू हेल्प तमिल पीपुल। इंडिया ने हेल्प किया तमिल पीपुल की। सेंट द IPK इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। एक फोर्स का गठन किया गया जिसे हमने क्या कहा? IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन 1987 में। दिस क्रिएटेड मिसट्रस्ट एंड लेटर इंडिया विड्रॉ इट्स फोर्सेस अफेक्टिंग रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज। और ये जो भारत ने काम किया इसकी वजह से मिसट्रस्ट हो गया किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जब इंडिया को लगा कि ये काम सही नहीं हो रहा है तो उसने विड्रॉ कर लिया, अपनी फोर्स को बुला लिया। अफेक्टिंग रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज
भले ही इन्होंने बुला लिया परंतु दोनों कंट्रीज के बीच का रिलेशन क्या हो गया, प्रभावित हो गया। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड वायलेंस। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड वायलेंस, जो यहाँ घटनाएं घटित हो रही थी, जो यहाँ पर चीज़ें थी, उसकी वजह से पहली चीज़ क्या समस्या हुई, इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन ध्वस्त हो गया। दूसरा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और वायलेंस देखा गया श्रीलंका में। लिट्टे लीड कॉन्फ्लिक्ट काजेज बॉम्बिंग। लिट्टे ने क्या बमबारी स्टार्ट कर दिया, असैसिनेशन ने जहाँ जो लीडर मिले सब काट पीट डाले और एक लंबा सिविल वार स्टार्ट हुआ। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल डाइड, हजारों लोग मारे गए। एंड द कंट्री सफर्ड ह्यूज, कंपनी बहुत ज़्यादा सफ़र की, बहुत ज़्यादा झेली। क्या, इकोनॉमिक एंड सोशल लॉस, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से उसे नुकसान हुआ। कंक्लूजन की अगर बात करें, द श्रीलंका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट शोज हाउ डिस्क्रिमिनेशन कैन लीड लॉन्ग टर्म, कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है लंबे समय तक अगर चलता है तो वायलेंस को जन्म देता है, अफेक्टिंग नॉट ओनली द कंट्री बट आल्सो इट्स नाइबर। और अगर ये वायलेंस लंबे समय तक चलता है तो वो खुद की कंट्री को ही प्रभावित नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, बल्कि आपके नाइबर्स को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, लाइक इंडिया व्हाई कुड डेमोक्रेसी नॉट टेक रूट इन पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ द कंट्रीज शेयर अ कॉमन पास्ट। कह रहा है जब इंडिया और पाकिस्तान सेम कंट्री के हिस्से हैं, यानी दोनों एक ही टेरिटरी से ही दो हिस्से हुए हैं, तो कैसे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बर्बाद है, अब भारत की डेमोक्रेसी इतनी आबाद है। तो इंट्रोडक्शन, इन इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड एट द सेम टाइम। ये सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही समय पर आज़ाद हुए। एंड शेयर सिमिलर कॉलोनियल हिस्ट्री, दोनों की सिमिलर कॉलोनियल हिस्ट्री थी, अंग्रेजों ने ही गुलाम बना कर रखा था। बट पाकिस्तान कुड नॉट डेवलप, पाकिस्तान डेवलप नहीं हो पाया, स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रह पाया इंडिया की तरह। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दिया। अब इसका रीजन क्या क्या है ये देखो। पहला रीजन अगर देखें, डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री एंड रिलीजियस ग्रुप। मिलिट्री लीडर्स, क्लर्जी एंड लैंड ओइंग एलिट्स कंट्रोल पॉलिटिक्स। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ पर किसकी चलती है, मिलिट्री लीडर्स की, वहाँ पर क्लर्जी की चलती है, धर्म गुरुओं की, लैंड ओइंग एलिट जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है उनकी चलती है, पूरा पॉलिटिक्स पर इनका कंट्रोल होता है। दे वीकेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये इतना पावरफुल हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्या करते हैं, मतलब कि दे वीकेंड कमज़ोर बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं किसे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि किसकी चलती है, इन सब की चलती है। अगर इन सब की चलेगी तो ये अपनी डेमोक्रेसी को क्या कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। एंड ऑफन रिमूव्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट, इतनी चलती है कि कभी कभी गवर्नमेंट को ही क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया स्ट्रेंथन द मिलिट्री। कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया, जब देखो तब ये इंडिया के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट, विवाद करते हैं। इस विवाद के चलते ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा किस पर खर्च करते हैं, मिलिट्री को मजबूत बनाने में। अब अगर अपना सारा रिसोर्सेज आप मिलिट्री पर लगा देंगे, अब मिलिट्री को पता होगा भैया अब इनके पास तो रिसोर्सेज नहीं है, तो यानी सारी चीज़ हमारे ऊपर टिकी है। तो जब किसी को ये एहसास हो जाता है कि इनका सारा सिस्टम हमारी वजह से चल रहा है, तो फिर वो आपको सेटेगा नहीं। बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज फेस टेंशन विथ इंडिया, पाकिस्तान को हमेशा टेंशन रहती है भारत से। द आर्मी प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द नेशन, और आर्मी हमेशा कहती है कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान बचा है तो वो किसकी देन है,
पाकिस्तानी गवर्नमेंट की देन नहीं है, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की देन नहीं है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की देन नहीं है, बल्कि खुद हम लोगों ने बचा कर रखा है। हम हैं प्रोटेक्टर पाकिस्तान के। दिस गेव देम मोर पावर टू टेक कंट्रोल। जब उनके मन में ये आता है तो उन्हें लगता है कि हमसे बड़ा पावरफुल कोई है ही नहीं। वीक पॉलिटिकल पार्टीज एंड इनस्टेबिलिटी। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी कमज़ोर भी हैं और स्टेबल भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज वर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड ऑफन फॉट एमंग देमसेल्फ। पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं और हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। दिस क्रिएटेड पॉलिटिकल कायोस। कायोस माने उहापोह, उठा पटक। गिविंग द आर्मी एक्सक्यूज टू टेक ओवर। और जब आपस में पार्टी वाले आपस में विवाद कर रहे हैं तो आर्मी को एक चांस मिल जाता है कि भैया तुम लोग पहले लड़ लो, लाओ शासन हम चला लेते हैं। लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। और पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट जिस तरीके से इंडिया को मिला उस तरीके से पाकिस्तान को नहीं मिल पाता। जैसे लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। अदर कंट्रीज डिड नॉट स्ट्रांगली सपोर्ट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के बारे में मेकिंग द डेमोक्रेटिक मूवमेंट वीकर। जब स्ट्रांगली सपोर्ट द अदर कंट्री डिड नॉट स्ट्रांगली सपोर्ट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के रिफॉर्म को लेकर कोई और सामने नहीं आया। इस वजह से यहाँ डेमोक्रेसी मूवमेंट क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। वेस्टर्न इंटरेस्ट एंड वार ऑन टेरर। वेस्टर्न नेशंस saw Pakistan's army as useful for their interest in West Asia and Afghanistan. This indirectly supported military rule. जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की आर्मी को बढ़ावा दिया। डायरेक्ट पाकिस्तान का चीफ उनसे बात कर रहा है। और ये लोग क्यों अपनी और पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि ये वेस्ट एशिया और अफ़गानिस्तान में इनके माध्यम से क्या करवाएंगे, उल्टा सीधा काम करवाएंगे। और जब मिलिट्री डायरेक्ट किसी बाहर के लोगों के साथ जुड़ जाएगा तो देश की सॉवरेनिटी तो अपने आप खतरे में आ जाएगी। दिस इनडायरेक्टली सपोर्टेड मिलिट्री रूल। और इसने मिलिट्री रूल को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। कंक्लूजन क्या लिख दिया, बिकॉज ऑफ मिलिट्री डोमिनेंस। वहाँ पर मिलिट्री डोमिनेंस के चलते वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के चलते, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के चलते पाकिस्तान कुड नॉट बिल्ड अ स्टेबल गवर्नमेंट लाइक इंडिया। पाकिस्तान एक स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया की तरह नहीं बना सका। नेपाल एंड इंडिया enjoy a very special relationship, justify the statement with any three suitable arguments. नेपाल और इंडिया का रिलेशनशिप बड़ा स्पेशल है। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, सूटेबल आर्गूमेंट के जरिए जस्टिफाई करना है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा, इंडिया एंड नेपाल आर नाइबरिंग कंट्रीज। इंडिया और नेपाल नाइबरिंग कंट्रीज हैं जिनका डीप हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज है। दियर रिलेशनशिप इज यूनिक इन एशिया, साउथ एशिया। इनका रिलेशनशिप साउथ एशिया में बहुत यूनिक है। इनको हम किन किन पॉइंट्स के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं, तो ओपन बॉर्डर एंड फ्री मूवमेंट। सिटीजन्स ऑफ बोथ कंट्रीज कैन ट्रेवल एंड वर्क ईच अदर्स टेरिटरी विदाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा। केवल और केवल भारत का इसी के साथ ऐसा रिलेशन है कि भैया भारत और नेपाल के बीच में ऐसा रिलेशन है, ना तो वीज़ा चाहिए ना पासपोर्ट। उनके लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे लोग उनके यहाँ जा सकते हैं। यानी ये चीज़ सिद्ध करती है, प्रूव करती है कि इनका रिलेशन कैसा, एकदम स्पेशल। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। नेपाल इज लैंड लॉक्ड कंट्री। नेपाल कैसी कंट्री, लैंड लॉक्ड।
जो पानी यानी सागर या महासागर से टच नहीं करता, चारों तरफ पर्वत, पठार मैदान, ये सब। एंड यूजेज इंडियन रूट टू एक्सेस द सी, और इंडिया के रूट से आकर ही वो सी तक जा सकता है। बोथ कंट्रीज शेयर ट्रेड, वाटर रिसोर्सेज एंड पावर प्रोजेक्ट, और ये कंट्रीज दोनों आपस में ट्रेड को शेयर करते हैं, वाटर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और पावर प्रोजेक्ट्स को शेयर करते हैं। कल्चरल एंड सोशल टाइज, इंडिया एंड नेपाल शेयर सिमिलर कल्चर, रिलीजन एंड फेस्टिवल एंड लैंग्वेजेस। इंडिया और नेपाल में कल्चर लगभग एक जैसा, रिलीजन लगभग एक जैसा, फेस्टिवल्स एक जैसे, लैंग्वेज एक जैसी। ये क्या करते हैं, उनके रिलेशनशिप को बहुत क्लोज और फ्रेंडली बनाते हैं। सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल, इंडिया ने सपोर्ट किया नेपाल को क्या इस्टेब्लिश करने में, डेमोक्रेसी। इंडिया सपोर्ट हैज ऑफन हेल्प नेपाल स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड स्टेबिलिटी। नेपाल में अभी तक जो डेमोक्रेसी स्टेबल थी और वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पावरफुल थे, वो किसकी देन थी, इंडिया में इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कंक्लूजन, जो ये सारी बातें हमने पढ़ी इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के परिप्रेक्ष्य में, वो ट्रस्ट, कल्चर, क्लोजनेस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फ्री मूवमेंट मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इनके बीच में जो ट्रस्ट है, कल्चर की क्लोजनेस है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, फ्री मूवमेंट एकदम आने जाने की व्यवस्था फ्री है, न पासपोर्ट न वीज़ा, ये सारी चीज़ उनके रिलेशन को क्या बनाती है, स्पेशल बनाती है। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग अपनी इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपकी प्रतिक्रिया सही रही तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे अपना ये सेशन स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ गुड नाइट, और शायद वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा कुछ बच्चे उसे देखेंगे भी, और आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल।